मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार IFTH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम के 1144वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस वेबिनार में हमारे बीच एक विदुषी व्यक्तित्व की उपस्थिति है जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया है। हमें अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है कि आज की मुख्य वक्ता है डॉक्टर अर्पिता चटर्जी। डॉक्टर अर्पिता चटर्जी MD होम्योपैथी एवं PhD की शोधार्थी हैं। साथ ही उन्होंने CCH, CCAP, MHA लंदन तथा FM जैसी प्रतिष्ठित उपाधियां एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं जो उनके बहुआयामी ज्ञान एवं विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। वर्तमान में वे जय जलाराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गुजरात में पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षण के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान है जिसके अंतर्गत वे प्रतिष्ठित MS यूनिवर्सिटी मनोविज्ञान विभाग में, ITM SLS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा तथा सिग्मा यूनिवर्सिटी में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। चिकित्सीय सेवा के क्षेत्र में वे हीलिंग सेंटर गुजरात की मुख्य चिकित्सक के रूप में भी कार्य कर रही हैं तथा समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए उन्होंने वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन नामक NGO की स्थापना की है। उनकी उत्कृष्ट सामाजिक सेवा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2023 में फॉक्स इंडिया मीडिया द्वारा फेस ऑफ द ईयर वुमेन 2023 सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में बेस्ट टीचर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वे आयशा की वैज्ञानिक समिति की सक्रिय वक्ता भी हैं तथा विभिन्न टीवी चैनलों, समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया मंचों पर उनके विचारों एवं कार्यों को व्यापक रूप से सराहा गया है। निसंदेह डॉक्टर अर्पिता चटर्जी का व्यक्तित्व ज्ञान, सेवा, समर्पण एवं नेतृत्व का अद्भुत संगम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का उनका व्याख्यान हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं उपयोगी सिद्ध होगा। मैं पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर अर्पिता चटर्जी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचारों से हम सभी को मार्गदर्शित करें। मैम, आज आपका टॉपिक है acute diseases controls the pattern of chronic diseases a study. So now over to you, ma'am. IFPH पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। Over to you, ma'am. नमस्ते। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे इनवाइट करने के लिए ये वेबिनार पे जब भी आती हूँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और रिसर्च करना पड़ता है और एक्चुअली एक चैलेंज होता है। सो आई रियली एंजॉय डूइंग ऑल दिस थिंग। एक चैलेंज एक्चुअली मैंने अपने आप के साथ लिया। ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताती हूँ। आज यहाँ पे सारे विशेषज्ञ हैं तो हो सकता है कि मुझसे थोड़ी बहुत भूल चूल हो जाए। मैं अभी सीख ही रही हूँ तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। मैं एक्चुअली शुरू कैसे हुआ ये क्वेश्चन की बात मैं बताती हूँ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो उन्होंने 15 साल पहले का एक स्टोरी बताया कि उनकी जो मदर थी उनको एक इंसोम्निया, विच इज नॉर्मली हम लोग उसको क्रॉनिक में तब डालते हैं जब वो 3 महीने तक आपको इंसोम्निया हो। तो नॉर्मली उनको रात को नींद नहीं आ रही थी और ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न से ही, सिर्फ इस पैटर्न से, और कोई भी उनके पास साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ एक पैटर्न और एक हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉस, हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, इसके अलावा कोई चीज वो बता नहीं पा रही थी। जस्ट इन 2 चीजों से एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने प्रिडिक्ट कर दिया था आगे का कोर्स ऑफ एक्शन कि आगे क्रॉनिक डिसीज कौन सा हो सकता है। So there was a possibility of she suffering from hyperthyroidism. Now ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बस कुछ दिनों पहले ऐसे पूछा कि आप लोग एक्शन कैसे कर सकते हो, एक एक्यूट डिसीज को देखने के बाद, एक एक्यूट सिम्टम्स को सिर्फ समझ के आप कैसे उस चीज को क्रॉनिक तरीके से आप उसको समझ पाते हो।
अब देखिए हम तो क्या करते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है कि माइज्म को हम समझते हैं, बट ये माइज्म समझाना टू समबडी हु इज नॉट अ मेडिको, नाउ शी इज फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, तो उन्होंने पीएचडी एजुकेशन में किया, तो उनके लिए एजुकेशन समझना इजी है, लिटरेचर समझना इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू माइज्म एज अ अंडरस्टैंडिंग, जो हम एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट 5 साल पढ़ने के बाद भी नहीं समझ सकते, एमडी करते हैं, एज एन एमडी ऑर्गेनॉल स्टूडेंट इट टुक मी अनदर 3-4 years टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज माइज्म। अब किसी को वो एकदम 5-10 मिनट में समझाना इट्स नॉट वेरी इजी, बट देयर इज अ कैच हियर, अगर वही आप अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ थोड़ा समझाते हो, तो लोग क्या रिसर्च करने बैठते हैं, मतलब जैसे गूगल देख लेते हैं, अभी तो चैट जीटीपी आ गया, तो उसमें सब देखने लगते हैं, एंड इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। अब आपको किसी भी आदमी को एक लेमन टर्मिनोलॉजी में कुछ समझाना पड़ता है, तो उसमें क्या क्या है कि हम अगर पुराने टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, देखिए मैं टर्मिनोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, पुराने और आज के, बट कोरिलेशन इंटरप्ले को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन काफी दिनों से चल रहा था, और ये केस के बारे में मुझे पता था क्योंकि तब मैं 15 साल पहले मैं भी बीएचएमएस की स्टूडेंट जस्ट पास आउट थी। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि हाउ कुड अ होम्योपैथिक डॉक्टर जस्ट लिसनिंग टू एक या दो सिम्टम्स को समझ के एक पैटर्न बता पा रहा है, एक डिसीज का, क्रॉनिक डिसीज होने का पैटर्न समझा पा रहा है, और वो इन फ्यूचर हो भी रहा है, तो कैसे ये संभव है? देयर हैज टू बी समथिंग, मतलब आज का जो साइंस है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतना उसमें रिसर्च वर्क चल रहा है, क्या इस रिसर्च के ऊपर जो डॉक्टर हेनीमैन ने 200 साल पहले थ्रू ऑब्जर्वेशन किया था, जो आज के टाइम पे हम अगर अच्छे से माइस्मेटिक इंटरप्रिटेशन पढ़े, या एक्यूट डिसीज का एक्साइटिंग कॉज को ट्रिगर कैसा करता है, कैसे उसकी बॉडी उसमें रेस्पॉन्स करती है, जिसको हम बोलते हैं वाइटल रिएक्शन का, जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट में हमारी बॉडी का रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपोसेंसिटिविटी, ना इस चीजों को किस तरह से बॉडी बैलेंस करती है, क्या इसके ऊपर कोई रिसर्च अभी इस लाइन में चल रहा है? क्या कन्वेंशनल मेडिसिन इसके ऊपर सोच रहा है? क्या इसके ऊपर से और रिसर्च हुआ है? तो ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, और तब मैंने देखा, एंड इन माई प्रैक्टिस, अभी मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने इन 10 सालों में ये एक चीज नोटिस किया कि जो मेरे पेशेंट आते हैं, या खुद मैं, अगर मुझे कोई डिसीज पैटर्न होता है, एक्यूट डिसीज होता है, तो आप देखिएगा, जैसे अगर सोच लीजिए किसी को कोई बीमारी हो रही है, पल्सेटिला अगर कोई पेशेंट है, तो एक एक हम उसका क्रॉनिक जब हम पढ़ते हैं, मतलब बोरिक में पीछे लिखा रहता है पल्सेटिला का क्रॉनिक सिलीशिया, तो क्या इसका रेलेवेंस है साइंस में? अगर इसको हम देखा जाए तो क्या एक पैटर्न दिखता है? क्या हम रियल में ये समझा सकते हैं किसी को कि हाँ, अगर किसी को ये सुप्यूरेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्रॉनिसिटी में जब कन्वर्ट होगा तो सिलीशिया तक जा सकता है। क्या उसमें कोई हम रिलेशन आज के टाइम पे दिखा सकते हैं? तो इसके साथ ये शुरू हुआ, और काफी दिनों से मैं इसके ऊपर पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर, और इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम भी लिया, तो मई का महीना मुझे गर्मी के मौसम में थोड़ा सा छुट्टियां भी मिलती है, तो उस टाइम पे मुझे मिला। सो अगर आप लोग मुझे if you allow, I would like to share the screen here. Can you see the screen right now? आपको दिख रहा है ये? Yes, it's visible. Yes. Okay, so this is the title. Acute diseases control the pattern of chronic disease. मतलब जो acute disease होता है, जब हमको acute infection होता है या कोई trauma या injury होती है, वो एक इंसान का पैटर्न हमको chronic disease की तरफ indicate करता है, या उसका evolution किस तरह से वो chronic disease होगा उसकी तरफ हमें संकेत देता है, क्लू देता है। तो आज का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, आई होप आप सबको ये दिख रहा है, पूरी तरह से अच्छे से दिख रहा है मैम? बहुत बढ़िया दिख रहा। यस मैम, दिख रहा है, बट स्क्रीन आप अगर जूम कर दे। मैं ट्राई करती हूँ जूम करने का, एक सेकंड मैडम, स्लाइड शो कर ले। अब अभी देखिए जरा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बट आप स्लाइड शो कर देंगी ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्राई कर रही हूँ मैडम, स्लाइड शो का ट्राई कर रही हूँ थोड़ा। हाँ, अब दिख रहा है आपको?
नहीं दिख रहा है मैम। स्लाइड शो में नहीं दिख रहा है मैम? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। देखिए अभी आप दिख रहा है मैडम, दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव अभी भी डेफिनेट। दिख रहा है। हो सकता है मेरे तरफ से नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मुझे वो पहला ही दिख रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू करें मैम। ठीक है ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है आज का वो है अंडरस्टैंडिंग एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डिसीज का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है एक्यूट का और क्रॉनिक का? मॉडर्न एंड होम्योपैथिक इवोल्यूशन ऑफ डिसीज, किस तरह से होम्योपैथी इवोल्यूशन ऑफ डिसीज, डिसीज का कैसे फॉर्मेशन है उसको देखता है, और मॉडर्न कंसेप्ट उसको कैसे देखता है, और उसके बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या हम इन दोनों होम्योपैथी और मॉडर्न साइंस के बीच में कोई सिमिलैरिटीज देख पा रहे हैं जब डिसीज का इवोल्यूशन मतलब प्रोग्रेशन हो रहा है। तो क्या कोई मिडवे या दोनों का एक ही जगह पे फोकस जा रहा है? तो इसको समझने के लिए आज का पूरा ये सेशन है। नाउ व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉनिक एंड व्हाट इज एक्यूट, अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट देखिएगा तो एक्यूट का मतलब होता है वही जैसे हम हमारे होम्योपैथी में अंडरस्टैंडिंग है, रैपिड होता है, ऑनसेट एकदम तुरंत शुरू होता है, और 5 साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, 5 साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो ये एक्यूट अंडरस्टैंडिंग है कि एक अचानक से शुरू होता है, सडन ऑनसेट है, बहुत छोटा सा ड्यूरेशन होता है, और इसमें पेशेंट में रिकवरी होने के चांसेस है, और अगर रिकवरी नहीं होता है तो या फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे या वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में टर्न हो सकता है। अब ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे हम अगर हमारे होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग देखें तो हाँ, एक्यूट डिसीज को अगेन रैपिड, अब उसमें कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑनसेट इज तुरंत, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वो रहेगा। क्रॉनिक को अगर हम देखें तो भाई बहुत स्लोली डेवलप होता है, और वो ग्रेजुअली पेशेंट को अंदर से खोखला करता करता है, उसे खत्म कर देता है। तो ये जो चीज है अंडरस्टैंडिंग, इवन क्रॉनिक डिसीज में भी अगर आप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को भी समझे तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को एक्चुअली अगर समझा जाए तो इन्फ्लामेशन इज अ रेस्पॉन्स। ना ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला था, इट इज नॉट द डिसीज दैट हैज टू बी ट्रीटेड, इट इज द मैन हु इज सिक। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मैन हु इज सिक, इसका मतलब है कि डिसीज तो एक नाम है, एक्यूट हो या क्रॉनिक, इट इज अ प्रोग्रेस, मतलब डिसीज का एक प्रोग्रेस, एक फेज है, किस तरह से वो चल रहा है। जल्दी से चल रहा है, छोटे ड्यूरेशन के लिए है, बहुत धीरे धीरे से धीरे धीरे पूरे बॉडी में वो फैल रहा है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की तरफ। तो अगर ये सच समझे तो एक फेज है। बेसिकली इन्फ्लामेशन एक रेस्पॉन्स है, एंड ये रेस्पॉन्स हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर हम इसको समझे तो इन्फ्लामेशन इज अ रेस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग मैमेलियन टिश्यू, ये डेफिनेशन है पैथोलॉजी में। इट्स अ लिविंग मैमेलियन टिश्यू, हमारी बॉडी एक रेस्पॉन्स देती है किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट एनी इंजूरियस एजेंट। तो एक लिविंग मैमेलियन टिश्यू, मैमेलियन बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द मैमेलियन किंगडम, तो हमारे बॉडी एक रेस्पॉन्स दे रही है, किसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स दे रही है? एनीथिंग विच इज क्रॉनिक, विच इज हार्मफुल और इंजूरियस। तो डेफिनेटली इन्फ्लामेशन, अगर हम इन्फ्लामेशन को डिसीज नहीं बोल सकते, बट इट इज अ रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स है। और अगर बॉडी रेस्पॉन्स नहीं देगी तो बॉडी विल बी अटैक्ड एंड वो मर जाएगी, मतलब द पर्सन विल डाई। अगर कोई बाहर से एजेंट मेरी बॉडी में जा रहा है और अगर मेरी बॉडी उसके ऊपर हावी नहीं होती है, उसे नहीं रोकती है, तो आप समझ सकते हो उसका असर क्या होगा। तो इसीलिए इन्फ्लामेशन इज अ डिफेंस रेस्पॉन्स, बेसिकली इट्स अ रेस्पॉन्स। अब वो रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस द रेस्पॉन्स कैन बी टू मेंटेन द हिमोस्टेसिस। ना ये समझना बहुत जरूरी है, इन्फ्लामेशन क्यों होता है? ताकि हम हिमोस्टेसिस का मतलब होता है कि जो बॉडी अपने आप को एक नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करती है, उसको मेंटेन करने के लिए हिमोस्टेसिस मतलब आपका ब्लड का प्रेशर, आपका पीएच, आपके यूरिन आउटपुट, एपेटाइट, पल्स रेट, हार्ट बीट,
ये सब मेंटेन रहता है। तो जब ये सब मेंटेन होगा तब आपकी बॉडी स्मूथ फंक्शनिंग करेगी, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ही हमारी बॉडी रेस्पॉन्स देती है। अब ये रेस्पॉन्स दो तरह से हो सकता है, हीमोस्टेसिस को वापस लाने के लिए, या फिर द बॉडी विल गिव एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब ज्यादा, हाइपर, जिसको हम एलर्जी बोल सकते हैं, जहां पे बॉडी ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स देती है। एंड दूसरा हाइपो, मतलब जहां पे बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं दे रही है और बॉडी अलाउ कर रही है इन्फ्लामेशन को कि वो अंदर आए, उसको डैमेज करे। इसको जैसे वो सप्रेस हो गई है इम्यूनिटी, उसको कॉम्प्रोमाइज, जिसको हम बोलते हैं द कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ गई है बॉडी। सो इन्फ्लामेशन इज बेसिकली एक रेस्पॉन्स है, और ये रेस्पॉन्स जितना रेगुलेटेड रहेगा उतना अच्छा है। इन्फ्लामेशन डिसीज में कैसे प्रोग्रेस होता है? वो डिसीज में तब प्रोग्रेस होता है जब ये इन्फ्लामेशन के बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो है हीलिंग का, ठीक है। अगर हीलिंग मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स, मतलब ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जब आपके बॉडी रेस्पॉन्स देता है, मतलब फाइटिंग का रेस्पॉन्स देता है, उसके बाद तुरंत साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी पे तभी एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स भी बन रहे होते हैं जो इन्फ्लामेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, और बॉडी को फिर से नॉर्मल हीमोस्टेसिस पे लाने की कोशिश करते हैं। अब ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो इन्फ्लामेशन की है, अब ये अगर आप समझ जाओ तो इन्फ्लामेशन को आप डिसीज की तरह नहीं देखोगे। डिसीज कब होता है? मतलब आपकी बॉडी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में या फंक्शनिंग में कब जाती है? जब यही इन्फ्लामेशन या फिर बहुत ज्यादा हो और हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और अगर हीलिंग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एक्टिवेट हुआ, जिसको हम हीलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, अगर हीलिंग एक्टिवेट हुआ बट हीलिंग का जो रेगुलेशन है वो डिसरेगुलेशन, देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स, प्रोग्रेस इज नॉट एट द सेम। जब दोनों एक स्पेस में रही हो रहा है तब डिसीज का फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन वाज वेरी राइट व्हेन ही सेड इट इज द मैन हु हैज टू बी ट्रीटेड, नॉट द डिसीज। डिसीज तो तब हो रहा है ना जब हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा। अब हीलिंग को कौन स्टिमुलेट करता है? बॉडी। इसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? बॉडी में रेगुलेशन हो रहा है। अगर आप देखिएगा तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी है, इट इज नॉट एंटी इन्फ्लामेशन, इट इज टू सपोर्ट द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू मेंटेन हीमोस्टेसिस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। मतलब इन्फ्लामेशन को सपोर्ट करना है ताकि वो हीमोस्टेसिस तक पहुंचे, बिकॉज इन्फ्लामेशन में साइमल्टेनियसली जब नॉर्मल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, आपकी बॉडी साइमल्टेनियसली एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स भी प्रोड्यूस करती है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है। अब ये अंडरस्टैंडिंग हुई तो अगर समझेंगे हम तो ये डिसीज का प्रोसेस नहीं है, इट इज इन्फ्लामेशन इज बेसिकली अ रेस्पॉन्स। तो ये कंसेप्ट अगेन हम देख रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं सेम है, कहीं ना कहीं सेम ही है। समझने का सिर्फ नजरिया अलग हो जाता है जब हम डिसीज वर्ड यूज कर लेते हैं। अब इसमें होम्योपैथी में बोला गया कि अक्यूट क्रॉनिक जो रेस्पॉन्स है, ये जो हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं होम्योपैथी में, इससे आगे डॉक्टर हेनीमैन ने बोला कि जब हम रेस्पॉन्स देते हैं वो डिपेंड होता है माइजम पे और ससेप्टिबिलिटी पे, ठीक है। अब मॉडर्न डिसीज में क्या बोला गया है? इवोल्यूशन ऑफ डिसीज। तो उनमें बोला गया है कि जब कोई डिसीज कैसे इवॉल्व होता है, तो एक ट्रिगर होगा, कुछ ट्रिगर करेगा ताकि आपकी बॉडी रेस्पॉन्स दे। एक्यूट रेस्पॉन्स मतलब एक रेस्पॉन्स का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन, तो वो रेस्पॉन्स कैसा देगा? थ्रू एक्यूट। एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट ऑफ रैपिड, सो तुरंत बॉडी एक रेस्पॉन्स देगा, और उससे दो चीजें होगी, या फिर रेजोल्यूशन होगा या वो कंटिन्यू करेगा। अगर वो रिजॉल्व हो गया तो बॉडी विल बी बैक टू हीमोस्टेसिस। अगर परसिस्ट हुआ तो वो क्रॉनिक पैथोलॉजी में डेवलप होगा। अब मैं आगे इसके बाद आपको बताऊंगी कि परसिस्टेंस कैसे होता है। अब मॉडर्न कन्वेंशनल मेडिसिन हम नाम देते हैं इसको। कन्वेंशनल मेडिसिन में क्यों बोला गया है, हाउ दे हैव डिफाइंड परसिस्टेंस, मतलब कोई एक रेस्पॉन्स आया बॉडी का जहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रोड्यूस हुए, जैसे कि आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हुए, योसिनोफिल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है। अब ये रेस्पॉन्स आया आपकी बॉडी के ऊपर,
तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, इसके बाद थोड़े देर के बाद आपकी बॉडी रिजॉल्व कर लेगी, मतलब द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल काउंट जो बढ़ गए थे अभी वो नॉर्मल हो जाएंगे। जो उसका एक्टिव, मतलब सिर्फ न्यूट्रोफिल्स का नंबर इंक्रीज होने से ही एक्शन नहीं होता है, न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेशन को भी क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जब ये डीएक्टिवेट होगा, जब वो जो उसके डेब्रिस, जिसको बोलते हैं कचरा, जो कचरा होता है लड़ाई के बाद बैक्टीरिया या वायरस के साथ हमारे न्यूट्रोफिल्स का, तो ये जो कचरा है जब इसको क्लियर किया जाएगा उसके बाद बॉडी हीलिंग प्रोसेस करेगी, मतलब वो पूरा साफ कर दिया जाएगा। स्कैवेंजर सेल्स, जिसका मतलब फेगोसाइटोसिस हम बोलते हैं, वो सेल्स आएंगे, वहां से साफ करेंगे, क्लियर करेंगे और पूरा जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट ये जब नहीं होता है, जब ये कंटिन्यू होता है, तो इट कैन लीड टू क्रॉनिक पैथोलॉजी। ये बोला गया है इन मॉडर्न डिसीज इवोल्यूशन। अच्छा, तो ये अगर आप समझे, तो मैंने जैसे आपको बोला एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इम्यून डिसरेगुलेशन। अभी मैंने इससे पहले यही बोला कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। इम्यून डिसफंक्शन का मतलब अभी आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स बने हैं, बट उसके बाजू में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होने चाहिए थे, फॉर्मेशन होना चाहिए था, या फिर वो नहीं बने, या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्सेसिवली बना है, बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा, जिसको हम एलर्जी का फॉर्म देते हैं। जैसे अब इओसिनोफिलिया, मतलब नंबर ऑफ इओसिनोफिल काउंट्स वेरी, बहुत ज्यादा, 200-400 ऐसा। तो बट उसको रोकने के लिए हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स नहीं है। तो ये जो इम्यून डिसरेगुलेशन हुआ, दैट इसके कारण क्या होगा, ऑफ कोर्स टिश्यू जो है ना, यहाँ पे मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ। टिश्यू रिमॉडलिंग, नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि जैसे ही डैमेज होता है टिश्यू में, तो दूसरा क्या होता है कि जैसे टिश्यू डैमेज होता है वैसे ही स्कैवेंजर सेल्स, मतलब अपने फेगोसाइट सेल्स आते हैं, वो आके जो भी गंदगी है उसको साफ करते हैं। वहां पे अगर रिपेयर करना है, जैसे कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं, एपिथेलियल सेल्स बनाने हैं, न्यू ब्लड वेसल्स बनाने हैं छोटे छोटे, तो वो बना के उसको रिपेयर करके एकदम जैसा टिश्यू था वैसा बना देता है। बट क्रॉनिक में क्या होगा, अब ये इसको इन्होंने नाम दे दिया टिश्यू रीमॉडलिंग, मतलब कि क्योंकि डैमेज ज्यादा हो रहा है बट उस तरह से हीलिंग नहीं हो रही है। अब अगर हीलिंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। द बॉडी का जो मैकेनिज्म है, इट्स ऑफ सर्वाइवल। बॉडी अपने आप को एक एडेप्टेशन में डाल देगी, अपने आप को एडेप्ट करेगी उस सिचुएशन में। अब एडेप्ट कैसे करेगी, तो देखिए अगर डैमेज हो रहा है तो डैमेज को अगर वो रोक नहीं पा रही है, तो अपने आप को वो इतना थोड़ा सा रीमॉडल करेगी उस टिश्यू को। हार्ड सोच लीजिए, एपिथेलियल सेल्स है, वो डैमेज हो रहे हैं, उसकी जगह पे वो कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस कर देगी या बनाएगी, ताकि एपिथेलियल सेल्स का जो डैमेज हो रहा है वो अभी फिलहाल के लिए कम हो जाए। और वहां पे कोलेजन फाइबर्स आने के कारण टिश्यू मॉडिफाइड हो गया। अब वो टिश्यू सेम वैसा नहीं रहा, वो चेंज हो गया, थोड़ा सा शायद हार्ड हो गया, टफ हो गया। जो स्मूथ था, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी एपिथेलियल सेल्स की, वो रिप्लेस हो गई बाय कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग इज टिश्यू रीमॉडलिंग कब होता है, जब बॉडी एडेप्टेशन में जा रही है, जब अपने आप को एडेप्ट कर रही है उस सिचुएशन में, उस स्ट्रेस के कंडीशन में। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के समय जब बॉडी, अभी बॉडी का स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस और बॉडी समझते हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि जब हमारे ऊपर कोई बाहर से एजेंट आ रहा है, अब वो हो सकता है कि आप न्यूट्रिशन भी हो सकता है, वो दवाइयाँ भी हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, वो फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फिजिकल एजेंट लाइक हीट, टू मच ऑफ हीट, कोल्ड, ठीक है। अब ये चीजें क्या करेगी, इसके कारण बॉडी एक रेस्पॉन्स, बॉडी एक रेस्पॉन्स में अब उसके साथ वो फाइट तो नहीं कर पा रही है, ठीक है। ज्यादा फाइट करेगा, ज्यादा डैमेज होगा, बॉडी में ज्यादा डैमेज होगा, तो नेचुरली वो सेल या वो ऑर्गन खत्म हो सकता है, और अब उसकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है बॉडी। नॉर्मली वो जो टिश्यू है, वो जो ऑर्गन है,
एक ऐसे मोड पे है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है चूज करने का, या तो वो अपने आप को अडेप्ट कर ले उस सिचुएशन में, या बॉडी उस डिसरेगुलेशन में अपने आप को जाने दे ताकि वो खत्म हो जाए। बट नॉर्मली क्या होता है, बॉडी अपने आप को मॉडिफाई करती है, अडेप्ट करती है। अब ये अडेप्टेशन को अगर आप देखा जाए तो जिसको हम साइकोटिक माइज्म अगर आप समझोगे यहाँ पे, तो पहला जो बोलते ना इम्यून डिसरेगुलेशन को अगर हम समझे तो इट इज लाइक बॉडी आपका फंक्शन तो कर रही है बट उस फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आया तो तब तक वो सो रहा है। जब आप देख रहे हो कि टिश्यू में रीमॉडलिंग और एडेप्टेशन हो रहा है किसी तरह का, जैसे ओवर ग्रोथ हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो रही है, तो इसको अगर हम समझे तो इसी चीज को अभी जो एलोपैथिक साइंस है उसको समझ रही है रीमॉडलिंग, उसका नाम दे दिया टिश्यू रीमॉडलिंग, बट हम उसको बोलते हैं हमारी भाषा में साइकोटिक माइज्म या साइकोटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीज, द प्रोग्रेस, एक डिसीज का इवोल्यूशन, डिसीज ग्रो हो रहा है, ठीक है, एंड उस दैट लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन। अब ये जो एडेप्टिव पोजीशन है जिसमें बॉडी ने अपने आप को अडेप्ट करके किसी तरह से चला रहा है, ठीक है, तो प्रोग्रेस क्या हुआ, एक्यूट में क्या होता है आपको पता है, फटाफट हो रहा है, अब उसको उसने रोक दिया, अब डैमेज तो हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है, स्लो हो गया प्रोग्रेस, उसको वो रोकने, कंटेनमेंट मतलब उसको वो रोक के रखने की कोशिश कर रही है एक जगह पे बॉडी, ताकि पूरा सिस्टम डैमेज ना हो, पूरे सिस्टम को हानि ना पहुंचे। तो ये ही चीज को हम अगर समझे तो डॉक्टर हेनीमैन ने उसको सोरा डिस्फंक्शन को, रीमॉडलिंग को बोल दिया है साइकोटिक, एंड जब वो प्रोग्रेस होके डैमेज कर देता है पूरी तरह से, ठीक है, दैट इज सिफिलिटिक। तो आप देखिए जब प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज है, जैसे ये इस तरह से उसको समझा रहे हैं, वही सेम चीज शायद डॉक्टर हेनीमैन ने 200 साल पहले ऑलरेडी हमको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज है, कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्टर हेनीमैन थी वो काफी आगे का है, काफी आगे। आई थिंक हमें और रिसर्च करना होगा टू अंडरस्टैंड दिस। एनीवेज, अगर हम इसको कोरिलेट करें तो किस तरह से होम्योपैथी कैसे दिखा रहा है, वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस, मतलब हमारी जो वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो गई, उसके कारण एक्यूट एक्सप्रेशन, मतलब बॉडी जो है वो किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, दिखाती है वो डिस्टर्बेंस को थ्रू द साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। एंड फिर अगर इस साइन एंड सिम्टम्स को एकदम से रिकवरी आ गई अपने आप या फिर दवाई के थ्रू तो कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर इसको दबा स्लाइड्स, हेलो स्लाइड्स मूव नहीं कर रहे हैं, हेलो, हाँ आपके स्लाइड्स आगे जा रहा है, स्लाइड्स कर रहे हैं, हाँ स्लाइड्स नहीं मूव कर रहे हैं। अभी देखिए मैडम, स्लो अभी जा रहा है आगे, नहीं जा रहा है, एक सेकेंड ना, अभी देखिएगा मैम, हाँ अभी जा रहा है, अभी जा रहा है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, ओके, एक सेकेंड ना, ओके, अभी दिख रहा है ना मैडम आपको, हाँ अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ, तो वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस मैम दिख रहा है, हेलो 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 मैम, दिख रहा है आपको पीपीटी? हेलो, हाँ, तो होम्योपैथिक डिसीज इवोल्यूशन में आप देखिएगा कि वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस है, फिर उसका एक्सप्रेशन हुआ थ्रू एक्यूट एंड देन सप्रेशन। अगर उसको देखिए, अगर अपने आप वो रिकवर हो जाता है मतलब या फिर थ्रू मेडिसिन तो ठीक है, वरना डॉक्टर हेनीमैन ने बोला कि अगर सप्रेस कर दिया जाए या इनकम्प्लीट क्योर हो तो वो क्रॉनिक मायस्मेटिक मैनिफेस्टेशन होगा। ना देखिए वो कितने आगे का बोल रहे हैं ये अभी अगर हम अभी देखिएगा कि एलोपैथिक इवोल्यूशन में भी देखिए उन्होंने क्या बोला कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ,
अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब एक इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ, मैंने आपको बोला रेस्पॉन्स, तो हमारे हमारे लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं एक्यूट एक्सप्रेशन, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, तो वो दिखा। अब अगर इम्यून डिसरेगुलेशन मतलब अगर इम्यूनिटी को हम तुरंत ही एंड इन्फ्लामेशन के साथ एंटी इन्फ्लामेटरी अगर सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं या उसको क्योर नहीं किया जा रहा है, हीलिंग नहीं हो रही है, तो इम्यून डिसरेगुलेशन के कारण वो आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला उसको सप्रेशन या इनकम्प्लीट क्योर का नाम दिया है। अगर वो चीज हो रही, इनकम्प्लीट क्योर मतलब यहाँ पे इट्स इक्वल टू इम्यून डिसरेगुलेशन। सप्रेशन का मतलब हुआ भी वही कि आपने इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है, डिसरेगुलेशन हुआ ना। रेगुलेशन कहाँ हो गया, रेगुलेशन का मतलब जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और फिर अपने आप को वो स्टॉप भी कर पा रहा है, ऑन एंड ऑफ वो अपने आप कर पा रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको बंद किया जा रहा है या उसको इनकम्प्लीटली हम उसको क्योर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल लीड टू इम्यून डिसरेगुलेशन। जब ये होगा तो टिश्यू रीमॉडलिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये देखिए, तो दैट विल लीड टू टिश्यू रीमॉडलिंग। और टिश्यू रीमॉडलिंग को यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि क्रॉनिक मायोस्मेटिक मैनिफेस्टेशन। अब क्रॉनिक मायोस्मेटिक मैनिफेस्टेशन किस तरह से, 3 तरह से हो सकता है। Functional, adaptive changes can be functional, it can be tissue changes, or it could lead to something damaging, मतलब डैमेज करने वाला चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसको और भी डीपली समझे तो क्रॉनिक मायोस्मेटिक मैनिफेस्टेशन का मतलब हुआ एडेप्टेशन कैन बी रिवर्सिबल, मतलब जब जहां पे जो भी एडेप्टिव चेंजेस बॉडी ने किए हैं वो आप ठीक कर सकते हो, तो वो किस में गया, सोरा में गया, ठीक है। साइकोटिक में भी इट इज स्टिल रिवर्सिबल। जब एक बार सिफिलिटिक में जाता है जहां पे इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है, जहां पे डैमेज मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्टर हेनीमैन वाज सो फार अहेड। उन्होंने ये चीज मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया। मैनिफेस्टेशन को इन्होंने क्या बोला, कैन बी इधर दो तरह के तरह से कन्वेंशनल साइंस ने बोला है, या फिर रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। रिवर्सिबल में आपका साइकोटिक सोरा को आप डाल दीजिए और इरिवर्सिबल में आप सिफिलिटिक को डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन, और इसी को अगर आप डालो तो रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। अब डॉक्टर हेनीमैन ने क्रॉनिक डिसीजेस का बोला है कि एक तो ये 3 तरह से हो सकता है। अब ये 3 तरह से बॉडी के रेस्पॉन्स के ऊपर दिया, ठीक है। डॉक्टर हेनीमैन ने बोला कि हर एक इंडिविजुअल अलग तरह से रेस्पॉन्स देगा एक ही एजेंट के अगेंस्ट में। अगर सोच लीजिए एक बैक्टीरिया मेरी बॉडी में जाता है तो मेरा रेस्पॉन्स अलग होगा, दूसरे का और पर्सन बी का रेस्पॉन्स अलग होगा और पर्सन सी का रेस्पॉन्स अलग होगा। अब इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे आगे। तो सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक, और इन्होंने ये भी बोला कि रिपीटेड एक्यूट डिसीज क्रॉनिक पैटर्न्स में डेवलप हो जाते हैं। अगर बार बार एक ही तरह के डिसीजेस होते रहे तो वो क्रॉनिक डिसीज को एक पैटर्न दे देता है, ठीक है। चलिए अभी इसको भी देखते हैं, ठीक है, आगे। तो कंसेप्ट फोकस, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या एक्यूट डिसीज क्रॉनिक डिसीज के पैटर्न को रिवील करती है, मॉडिफाई करती है और इन्फ्लुएंस करती है। क्या वो करती है सच में, क्या वो आज का साइंस उसको मानता है, या ये हम सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या एक्यूट डिसीज अपने आप को रिवील करता है, मॉडिफाई करता है और इन्फ्लुएंस करता है, और क्रॉनिक डिसीज का पैटर्न बताता है। तो क्रॉनिक डिसीज के पैटर्न को क्या वो मॉडिफाई करता है, क्या उस पैटर्न को वो इन्फ्लुएंस करता है, क्या वो रिवील करता है। लेट्स सी आगे। अब एक तरह से समझते हैं, हम आपको देखना है दो चीजें देखनी है, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग मतलब कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग और होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग। कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है, एक्यूट डिसीज या क्रॉनिक डिसीज जो भी आपकी बॉडी में आ रहा है, डिसीजेस जो भी जिस भी डिसीज से आप सफर कर रहे हो, तो ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड हो रही है अभी तक फिलहाल। एक है इम्यून ससेप्टिबिलिटी, कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी इम्यून की ससेप्टिबिलिटी कैसी है। अब इसी को होम्योपैथी में बोला गया है ससेप्टिबिलिटी। आपको पता है ससेप्टिबिलिटी इज अ रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, ठीक है।
तो वो हाइपर ससेप्टिबिलिटी होगा या हाइपोससेप्टिबिलिटी, आपकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, आप इट विल डिपेंड अपॉन सो मेनी वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सेम इम्यून ससेप्टिबिलिटी भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मल्टी फैक्टोरियल है, ये एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे अगेन लेकिन ससेप्टिबिलिटी और इम्यून ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे हम दोनों का थोड़ा सा फर्क है। हमारा जो ससेप्टिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग है होम्योपैथी इज अ वास्ट, वो सारे एस्पेक्ट को कवर करती है, एज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिसीज पैथोलॉजी, ऑर्गन, सारे चीजों को वो लेती है। बट यहाँ पे इन लोगों का फिर भी थोड़ा नैरो है अंडरस्टैंडिंग, इम्यूनिटी को ही पकड़ के ये लोग चलते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन यहाँ पे हमारा वाइटल रिएक्शन, मतलब जब हमारे वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस होता है तो रिएक्शन हमको दिखता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, वाइटल फोर्स नहीं बोला गया है, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाहती हूँ कि इन्फ्लामेशन इज नॉट इक्वल टू वाइटल फोर्स, प्लीज, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो रिएक्शन है, जो बॉडी का रिएक्शन है, अब इन्फ्लामेशन मैंने जैसे बोला एक रेस्पॉन्स है, तो वो रेस्पॉन्स दो तरह से हो सकती है, तीन तरह से एक्चुअली। एक तो नॉर्मल रेस्पॉन्स जो होना चाहिए, इन्फ्लामेशन, कोई बैक्टीरिया अंदर गया तो मुझे भाई लड़ना है और फिर मेरे को हील कर लेना है, अपने आप को हीलिंग कर लेनी है, रेस्पॉन्स वैसा ही होना चाहिए। या फिर एक्स्ट्रा ज्यादा, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स होना, या फिर कम रेस्पॉन्स देना, पता अंदर उसको अलाउ करना, रेस्पॉन्स ना के बराबर देना, ठीक है। तो ये वाइटल रिएक्शन है, मतलब हमारी वाइटल फोर्स का एक रिएक्शन हो, जिस तरह से रिएक्ट करेगा उस एजेंट के लिए। तो ये इन्फ्लामेशन इज अ रेस्पॉन्स, यहाँ पे उस रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि किस तरह से वो रिएक्शन करेगा। ऑफ कोर्स हमारे में भी है कि अगर वाइटलिटी, आपकी वाइटल फोर्स डिस्टर्ब है, तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टर्बेंस तो हम हाइपर रिएक्शन देंगे या लो, इट डिपेंड्स ऑन द वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस। Now the other factor is genetic. Of course genetic वाला जो वर्ड है वो उस टाइम पे तो नहीं था डॉक्टर हेनीमैन के टाइम पे, बट उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, देखिए टेम्परामेंट इज अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा, उसका बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्ट्रक्चर, द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप या फिनोटाइप, ठीक है। तो ये जो फिनोटाइप है, जैसे आप समझो कि किसी की बॉडी पतली है तो किसी की मोटी है, कोई लंबा है तो कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अंडरस्टैंडिंग आप देखिएगा होम्योपैथी में लिखा हुआ है, कुछ मेडिसिन आर गुड फॉर फैट फ्लैबी पेशेंट, सम मेडिसिन आर गुड फॉर लीन एंड थिन पेशेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय उसको कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से नापा जाता था, क्योंकि और कोई इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं था इसलिए, या उस टाइम पे जेनेटिक्स के बारे में किसी को पता नहीं था। बट ये जरूर पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये अंदर से डिटरमाइंड होता है, ये हमारे अंदर से होता है। तो इसको जब अभी आप जेनेटिक्स, हमें क्योंकि हमें ज्यादा डीपली पता है तो वी कॉल दैट, यहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन ने उसको जेनेटिक्स का नाम दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ससेप्टिबिलिटी, inflammation, that is the response, and constitution, मतलब genetics, these three are very important. Now role of susceptibility. अब रोल ऑफ ससेप्टिबिलिटी में जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, माइक्रोबायोम, ये तीनों चीजें, जेनेटिक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन, एपिजेनेटिक्स इज इक्वल टू माइजम, and microbiome is equal to sensitivity of the patient. This is मेरा understanding है, and after doing a lot of बहुत सारे papers, research journal पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से सही ना भी हूँ, लेकिन जितनी मेरी समझ है, और हो सकता है कि अगर आप लोगों का इनपुट मिलेगा तो और आगे हम उसके ऊपर और कर सकते हैं चर्चा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जेनेटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, ठीक है। तो जेनेटिक्स का मतलब है कि डीएनए, जीनोटाइप, ठीक है। अब वो जेनेटिक, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीपली रूटेड इन योर जीनोटाइप। यहाँ पे मैं ये पढ़ रही हूँ, दीज जीन गवर्न योर मेटाबॉलिक रेट, बेसलाइन, इम्यून फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये जेनेटिक्स का डीएनए सीक्वेंसेस हम इनहेरिट करते हैं। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक there is variation, so which helps to dictate how your body processes nutrients, detoxifies the chemicals,
हैंडल स्ट्रेस. दिस फंडामेंटल वेरिएंस, ये जो डिफरेंस दिखा जाता है, एक्सप्लेन्स व्हाई सम इंडिविजुअल आर रोबस्ट व्हाइल अदर्स आर वनरेबल. मतलब यहाँ पे ये देखिए, जेनेटिक जो जीनोटाइप है, आपका जो डीएनए हम इनहेरिट करते हैं, वो हमारा मेटाबॉलिक रेट कितना होगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा इम्यून फंक्शन कैसा होगा, हमारा बॉडी का मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, वो डिटरमाइन करती है. ठीक है. और इसी कारण से आप देखिएगा कि हर एक इंसान का बॉडी अलग है. हर किसी के न्यूट्रिएंट नीड, मतलब जो नीड है बॉडी की, किसी को कार्बोहाइड्रेट, किसी को टॉलरेट होता है, किसी को बॉडी में लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है. ठीक है. किसी के बॉडी में ग्लूटेन की प्रॉब्लम रहती है, ग्लूटेन वो टॉलरेट नहीं कर पाते. तो ये जो इश्यूज है, ये डिटरमाइन करता है कहीं ना कहीं उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हो, इसको हम जेनेटिक बोलते हैं. और यहाँ पे पहले डॉक्टर हेनीमैन ने वर्ड यूज किया था, उस समय में जो वो वर्ड चलता था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अलग बॉडी का रिएक्शन होता है. उस हिसाब से उसका मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी पतली दुबली होगी या खाना वो ज्यादा मांगेगी और उसको मेटाबोलाइज भी कर लेगी. ठीक है. और कुछ लोग है कि कम खाएंगे लेकिन फिर भी मोटापा बनेगा. तो ये जो चीजें थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता था उस टाइम पे. और यहाँ पे ये जेनेटिक्स की स्टडी से पता चलेगा कि हाँ भाई, ये बॉडी में वेरिएशन आते हैं डीएनए के कारण. ये जो डिफरेंट डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके वेरिएशन के कारण ये चीजें हमको देखने को मिलती है. और ये हमारे डिसीज को भी कंट्रोल करती है. हमारे बॉडी में हम जो हमारे दादा दादी नाना नानी से जो हम जेनेटिक इम्प्रिंट लेते हैं डिसीज का, वो भी हमें विरासत में मिलती है. ठीक है. अब यहाँ पे आया जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, डिबेट नहीं होना चाहिए. कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज ऑन द सेम लाइन. ठीक है. अभी एपिजेनेटिक एंड माइज्म, इन दोनों को साथ में क्यों रखा? देखिए, माइज्म का मतलब डॉक्टर हेनीमैन ने ये सब बोला कि ये बॉडी का 3 तरह से बॉडी रिस्पॉन्स देती है, सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक की तरह से. ठीक है. और बॉडी और ये इनहेरिट होता है, मतलब हम इनहेरिट करते हैं डिसीज का. आपकी बॉडी एक्सप्रेस कैसे करेगी डिसीज को, एक्सप्रेशन ऑफ डिसीज ना, ये समझना बहुत जरूरी है. एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस. ठीक है. भले ही आपके बॉडी में डीएनए नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल डीएनए का एक्सप्रेशन एबनॉर्मल हो सकता है, और इसको एपिजेनेटिक्स बोला जाता है. और ये एपिजेनेटिक्स काफी फैक्टर्स है जो इसको मॉडिफाई करते हैं. एंड इस एपिजेनेटिक मार्कर्स, अभी ये एपिजेनेटिक मार्कर्स को अगर आप स्टडी करें तो ये देखा जा रहा है कि ये हमारे ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चों में आप ट्रांसफर होता है. और ये मॉडिफाई होता है एनवायरनमेंट से, डिसीज, खाने पीने से, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये सारी चीजें जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है. मतलब डीएनए जो है वो मिथिलाइजेशन एक प्रोसेस करता है. ठीक है. अब वो प्रोसेस को वो चेंज कर सकती है, उसको एपिजेनेटिक्स बोला जाता है. तो माइज्म का मतलब है आपकी बॉडी, हम अगर देखें तो माइज्म में भी हमने, डॉक्टर हेनीमैन ने ये बोला कि हम ये इनहेरिट करते हैं. ठीक है. ये इनहेरिट किया जाता है, एक बच्चे में इनहेरिट होता है, इट कम्स फ्रॉम द फैमिली. तो एपिजेनेटिक्स भी ऐसा ही है, ये इनहेरिट हो रहा है और ये जीन को चेंज नहीं कर रहा है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं कर रहा है, बट उस चेंज उसमें मॉडिफाई जरूर कर रहा है, ताकि आपका बॉडी जिस तरह से रिएक्शन देगा, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, हो सकता है उसमें अलग तरह से वो रेस्पॉन्स दे, कहीं पे वो कैंसर फॉर्मेशन कर दे, कहीं पे कुछ अलग तरह से वो दिखाए. तो इसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे. सेंसिटिविटी एंड माइक्रोबियोम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी, मतलब हम रेस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, हम उस चीज को, हमारे आसपास में होम्योपैथी में बोला गया है कि भाई कोई डिसीज तभी होगा जब बॉडी रेस्पॉन्स देगी. अगर वो रेस्पॉन्स हीमोस्टेसिस के लिए है तो ठीक है, अगर हीमोस्टेसिस नहीं हो रहा है तो एक वर्ड यूज किया है एलोपैथी में, दैट इज नोन एज एलोस्टेसिस. एलोस्टेसिस का मतलब है जब बॉडी में अलग कॉन्ट्ररी चीजें हो रही है, मतलब इन्फ्लामेशन के बाद हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रही है और बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, बहुत सारी
टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको एलोस्टेटिक लोड बोलते हैं। और ये एलोस्टेटिक लोड डिटरमाइन करती है कि बॉडी में किस तरह की डिसीजेस होगी। ठीक है, अब ये सेंसिटिविटी का मतलब हो गया, आप समझे कि रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स किस तरह से, हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने का रेस्पॉन्स। अब इन्होंने देखा है कि माइक्रोबियोम मतलब बॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, ईस्ट है, हमारे बॉडी में है, जो हमारे बॉडी के सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स से भी ज्यादा है। और इन ये कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। और हमारे बॉडी का जो रेस्पॉन्स है बाहर की दुनिया के साथ, माइक्रोबियल जो फ्लोरा है हमारे गट्स में, जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में पाए जाते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि हमें कैंसर, कोलोन कैंसर होगा कि नहीं। ये स्टडी है, लेटेस्ट स्टडी में आपको बता रही हूँ। वो बताता है कि हमारे इम्यून में टॉलरेंस कितना है, क्या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या हमारी इम्यूनिटी डाउन है। ये भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के अंदर है वो बताते हैं। अब सेंसिटिविटी में देखिए, हम लोग पहले के जमाने में इन्होंने बोला कि सेंसिटिविटी किसी की हाई है, किसी की लो है। अब ये समझना बहुत मुश्किल था एग्जैक्टली किस तरह से। ठीक है, आज जो स्टडीज चल रही है, जो कि माइक्रोबियोम एक पार्ट है, सेंसिटिविटी आके अलग अलग और भी पहलू है, बट माइक्रोबियोम एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है अभी डीपली। और ये देखा जा रहा है कि बैक्टीरिया को मार के एंटी बायोटिक्स का जो देने के कारण जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है, और जो बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर रेस्पॉन्स नहीं देती है दवाई से, इट्स बिकॉज ऑफ द चेंज, जो हमारी बॉडी में चेंज आते हैं, जो हमारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज है, ये जब हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, गुड है हमारी बॉडी के लिए, जब इनमें चेंजेस आते हैं, और ये चेंज अगर एंटीबायोटिक्स हम ज्यादा लेते तो उनके कारण आ सकते हैं, और उसके बाद ये हमारी बॉडी के लिए पैथोजेनेटिक भी बन सकते हैं। तो देखिए ये कितना डीप है। और इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने तभी बोला था कि डिसीज को सप्रेस नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अभी एंटीबायोटिक्स के कारण, एंड इट्स नॉट कि मैं बोल रही हूँ, ये आप रिसर्च देख सकते हैं, है कि एंटीबायोटिक्स के कारण ये चेंजेस आ रही है। ठीक है, अच्छा, अभी सप्रेशन एंड डिसीज शिफ्ट। तो सप्रेशन का मतलब, थ्योरी ऑफ सप्रेशन हम सबको पता है, होम्योपैथी में हम क्या है। अब यहाँ पे मॉडर्न में क्या बोलते हैं, मास्किंग, रिबाउंडिंग एंड क्रोनिसिटी। मास्किंग का मतलब है आपको पेन हुआ, आपने पेन किलर लिया, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ देर के लिए वो मास्क कर दिया, मतलब आपने हाइड कर दिया। बट जब वो एंटी पेन किलर का जैसे खत्म हुआ एक्शन 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद, तो जो पेन होता है वो रिबाउंड होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, एंड ये आप बार बार करते हो, तो ये दिस लीड्स टू लॉन्ग टर्म न्यूरो अडेप्टिविटी, जिसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपके नर्व्स में चेंजेस आ जाती है, और ये चेंजेस क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट करती है। देखिए, सप्रेशन की जो थियोरी थी कि वो डीपर पैथोलॉजी क्रिएट करती है, ये डॉक्टर हैनीमैन ने 200 साल पहले बोला था, और इसको आज के टर्मिनोलॉजी में न्यूरो एडेप्टेशन के नाम से बोल रहे हैं, मास्किंग, रिबाउंड एंड क्रोनिसिटी। सी, सो ब्यूटीफुल। एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आप ये तो खैर हम लोगों को पता ही है, आप सबको पता ही होगा, एस्थमा, अगर रिपीटेड बार बार किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, इट कैन लीड टू एस्थमा। और एस्थमा क्यों होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस? क्योंकि बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रही है, सोच लीजिए स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन आके बार बार आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है। थोड़े दिनों के बाद आपको मैंने बताया टिश्यू रीमॉडलिंग, क्योंकि बॉडी बार बार इसको झेल नहीं सकती है और आपको ना तो वो क्योर कर पा रही है, तो टिश्यू रीमॉडलिंग, जिसको हम टिश्यू एडेप्टेशन बोलते हैं। एडेप्टेशन किस तरह से होगा? एस्थमा की तरह से। और होम्योपैथी में हम इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन, साइकोटिक मैनिफेस्टेशन पे जाएगा पेशेंट, सोरा से साइकोटिक की तरफ आएगा। तो देखिए, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग, एंड एज आई सेड, ससेप्टिबिलिटी विल ट्रिगर द एक्यूट रेस्पॉन्स, उसके कारण डिसरेगुलेशन होगा एंड वो क्रॉनिक पैटर्न को दिखाएगा। ठीक है, तो जो अभी मॉडर्न साइंस है वो भी ये बोल रही है कि हीमोस्टेसिस अगर हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं, अगर दवाइयाँ ओवरडोसेज
के कारण या दवाई ज्यादा देने के कारण या न्यूट्रिशन नहीं सही होने के कारण, लाइफस्टाइल गलत होने के कारण या स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने के कारण, बार बार इन्फेक्शन या ट्रॉमा के कारण एलोस्टेसिस बन जाता है बॉडी में। और ये जो एलोस्टेसिस है ये फिर एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टेट, जो आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन था, जो पेन था, जो तकलीफें थी, उसको फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स में, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में चेंज कर देती है या ट्रिगर करती है, जिसके कारण ऑटो इम्यूनिटी हो सकता है या मेटाबॉलिक जो भी सिम्टम्स आते हैं। और यही चीज हेनीमैन ने 200 साल पहले बोला, माइजम के नाम से बताया। ससेप्टिबिलिटी को अगर बार बार रिकरिंग एक्यूट एलिमेंट्स होगा तो ये ससेप्टिबिलिटी को ऐसे इफेक्ट करेगा कि डीप पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इसके आगे और मैं बोलना चाहूंगी कि एफोरिज्म नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और अगर हम आगे और बढ़ना चाहते हैं तो हमें लगता है कि डॉक्टर हेनीमैन ने ये एफोरिज्म बहुत साल पहले ही बता दिया था और इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि एफोरिज्म 5 में बोला है एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉजेस। तो इन्होंने क्या बोला इसमें कि जो एफोरिज्म बोलता है कि फिजिशियन को एक्साइटिंग कॉजेस देखने चाहिए टू अंडरस्टैंड द एक्यूट कंडीशन, और साथ ही साथ क्रॉनिक डिसीज को समझने के लिए उसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं, यही कि उसको पहले डिसीजेस क्या हुए थे, किस तरह के डिसीजेस को बार बार हो रहे थे, उसका बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स था, ताकि हम उसका फंडामेंटल माइजम समझ सके और अभी उसका डोमिनेंट माइजम कौन सा है उसको पता कर सके। तो देखिए वो बहुत आगे का सोच चुके थे डॉक्टर हेनीमैन, और हम तो खैर टिप ऑफ द बर्ग पे ही पहुंचे हैं अभी तक। तो थैंक यू, आप सबने मुझे सुना और इस चीज को समझा। मेरे हिसाब से और भी हम इसके आगे कर सकते हैं। माइक्रोबोम तो एक पूरा टॉपिक ही है, अगर इसको आगे और किया जाए तो मेरे हिसाब से हम आगे और इसको समझ सकते हैं, आगे और इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। मेन मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक न्यूट्रिशनिस्ट, एलोपैथिक साइंस के सब कुछ साथ में बैठ के एक रिसर्च मॉडल, एक अलग सा मॉडल फॉर डिसीज, इवोल्यूशन ऑफ डिसीज के ऊपर काम करना चाहिए साथ में बैठ के, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर अर्पिता। आई थिंक मेरे तरफ से नेटवर्क, हाँ आई थिंक मेरे तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे आवाज बार बार कट रहा है, डिस्कनेक्ट हो रही हूँ मैं। आवाज मेरी आ रही है? हेलो हेलो, हाँ मैडम आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ना, तो इसीलिए मैं बहुत अच्छा से आपने अपना एंड कर दिया है ना सर। आई थिंक आप बोल रही थी, मुझे इतना लास्ट में हाँ मुझे समझ में आया कुछ और होना चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है। माला मेरी बात सुनाई दे रहा है? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। यस सर हमारी आवाज सुनाई दे रहा है और सबकी आवाज नहीं दे रहा। चलो अर्पिता, नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आपकी भी आवाज आ रही है। क्या कोई क्वेश्चन हो तो हाँ सर यस सर बोले आप। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर। अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी लेकिन हमारे महात्मा हेनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में सब बातें है ना, जैसे 5 आपने एफोरिज्म 5 के बारे में, तो 5 तो बताए कि छोटी छोटी बीमारी जो है इनडिस्पोजिशन होता है ना, हमारे रहन सहन खान पीन के कारण आता है। तो एक्यूट का डिफिनेशन है सडन अटैक द सिम्टम विदाउट मेडिसिन द सिम्टम एंड डू एंड डाई, है ना, चाहे रोगी को छोड़ देता है, रोगी को मार। तो हमारा जो है 72 78 में जो वर्णन किए एफोरिज्म में कि हमारा बीमारी का कारण क्या है,
तो पहले तो लिखे इन डिस्पोजिशन, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, है ना। Yes, और yes, sir. तब लिखे क्रोनिक डिजीज एंड डायनेमिक डिजीज, है ना। Hmm. तो That helps to get the chronic timeline. Yes, हाँ, yes, हाँ, exactly. सोरा, साइकोटिक एंड सिटी। Yes, yes. तो यह निश्चित है कि बिना सोरा का तो कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। हाँ, वो क्या तो हो ही नहीं बिना सकता सोरा सर, का है? अगर तो बिना फिर हम सोरा अमर हो जाएंगे। नहीं है। तो वह कॉम्बिनेशन है, विदाउट कॉम्बिनेशन नो फॉर्मेशन, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट। ट्रू, बिना ट्रू। कॉम्बिनेशन का, माता पिता का कॉम्बिनेशन है, एक विचार है। अब विचार करके शादी किया, शादी करके बच्चे पैदा किए, तो वह सोरी होगा, है ना। सोरा के मतलब होता है थिंकिंग, सोच। सोच ही So, सोरा। आप सोच क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव, है ना। अब नेगेटिव रहेगा तो बीमारी की ओर जल्दी भागेगा। exactly. ऐसे तो हमारा इन्वायरमेंटल वातावरण ही बीमारी दे दिया। जिस समय जब एवोल्यूशन हो रहा था, उसी समय बादल गरजता था, शेर अति होता था, उससे बचने के लिए फियर होता था, है ना। तो सोरा के अंतर्गत है। तो हमारा ये जो है तो बहुत अच्छा आपका जो है तीव्र और क्रोनिक रोग पर किए। तो क्रोनिक रोग का ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथिक में है, एलोपैथिक में नहीं है। सीधा हैंडमैन साहब कह दिए हैं, यदि बीमारी इंटरनल टू एक्सटर्नल होता है तब समझिए हमारा ठीक जा रहा है। और Exactly. यहाँ तो एंटीपैथी है नाम है एलोपैथी का, यानी एक्सटर्नल टू इंटरनल, Yes, yes. बाहर से अंदर देना। तो स्वाभाविक है कि पुराना बीमारी होगा ही, है ना। तो बहुत अच्छा आपने आज बताए तीव्र रोगों पर, बहुत बढ़िया से सुन रहे थे, और जिन रोगों पर, क्रोनिक डिजीज पर। तो Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। आगे Thank भी you so much, आइए sir. और जो है विचार दीजिए। चलिए इसी तरह से हमारा बढ़ते रहेगा होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.